बारिश में गरीब बहू के गीले दाल चावल। माँ बस भी करो, 1 बज गया है, खाना खाने का वक्त हो गया, चलो अब घर चलते हैं। क्या ही फायदा घर जाकर खाना खाने का, हर रोज की तरह वही बनाया होगा। अब क्या ही कर सकते हैं सुधा, भगवान जो दे रहा है उसे ही भगवान का नाम लेकर खा लो। क्या पता कल को अगर ये भी हमारी किस्मत में नहीं हुए तो इसके लिए भी तरसना पड़ेगा। तीनों माँ बेटी चेहरे पर उदासी लिए घर पहुंचती हैं, जहां घर की बहू लता चूल्हे पर सबके लिए दाल चावल बना रही होती है। थोड़ी देर में घर के सभी आदमी भी अपने अपने मजदूरी के काम से दोपहर के खाने के लिए घर आते हैं और अब लता सभी को दाल चावल परोसती है, जिसे देख बहू आज भी दाल चावल। अरे कितने महीनों से हम सिर्फ दाल चावल खाए जा रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि शरीर में खून की बजाय दाल ही बह रही है मेरे। अरे इसमें बहू की क्या गलती है, हम लोग जो ला कर देंगे वही तो वो बनाती है। अब रोज रोज आप एक ही सवाल करेंगे तो जवाब थोड़ी ना बदल जाएगा। जब पता है किस्मत में सुबह शाम दाल चावल खाना लिखा है तो वही खाएंगे। लेकिन हम दाल चावल नहीं खाएंगे, आप लंच में भी हमें दाल चावल देते हो। सभी बच्चे हमारा खूब मजाक उड़ाते हैं, हमें अच्छा खाना खाना है। बच्चों, घर में सभी लोग मेहनत मजदूरी करके इतनी मुश्किल से तो ये दाल चावल ला रहे हैं और अब तुम लोग भी इसे खाने में नखरे दिखा रहे हो। अगर अच्छा खाना नहीं बना सकती तो हमें पैसे दे दिया करो, हम बाहर से कुछ अच्छा खा लेंगे। लेकिन ये रोज रोज दाल चावल नहीं खाया जाएगा हमसे। गरीबी और लाचारी के चलते अक्सर इस परिवार में सुबह शाम दाल चावल ही बनते थे। यह गरीब परिवार जैसे तैसे कर अपना पेट भर रहा था, लेकिन अब मौसम बदलता है और चारों तरफ बारिश होने लगती है और इस बारिश की मार इस गरीब परिवार पर खूब पड़ती है। ये भगवान, ये क्या, छत से पानी कब से टपकने लग गया। अब क्या करूं मैं, बारिश का सारा पानी खाने में जा रहा है। लता दाल चावल के पतीले पर प्लेट ढक देती है, लेकिन प्लेट ढकने से दाल चावल बार बार उबलने लगता है और अब लता को प्लेट हटानी पड़ती है, जिससे बार बार छत से टपक रहा पानी दाल चावल में गिरने की वजह से आज दाल काफी ज्यादा पतली और चावल गीले बनते हैं, जिससे जब लता सभी को खाने के लिए परोसती है। मैंने जानबूझकर गीले दाल चावल नहीं बनाए हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, छत से बार बार चूल्हे पर पानी टपक रहा था, क्या करती मैं। भाभी, आप किसी और तरफ चूल्हा बना लीजिए ना, वैसे भी इन दाल चावल को खाकर शरीर में ताकत नहीं है और अब अगर रोज रोज गीले दाल चावल खाएंगे तो जो थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं ना वो भी नहीं चल पाएंगे। सुशीला रात में घर के दूसरे कोने में चूल्हा बना लेती है, लेकिन अब अगले दिन सुशीला जब उस दूसरे चूल्हे पर खाना बनाती है तो वहां पर भी छत से पानी टपकने लगता है। अब क्या करूं मैं, उधर से हट के इधर चूल्हा बनाया तो यहाँ पर भी पानी टपक रहा है। छत से टपक रहे बार बार पानी की वजह से आज भी पूरा परिवार गीले दाल चावल ही खाता है। मैं पन्नी ले आया, केतन से कहकर छत पर अच्छे से इसे बिछा दूंगा और फिर तो छत से पानी नहीं टपकेगा और न ही हमें रोज रोज गीले दाल चावल खाने पड़ेंगे। मैं भी काफी कोशिश कर रही हूँ कि कोई अच्छा काम मिल जाए, वरना रोज के 40-50 रुपए की मजदूरी से तो घर नहीं चल सकता। कभी कभी तो लगता है कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम लोग मर ही जाएं। रोज रोज तड़प तड़प के मरते हैं, इससे अच्छा तो एक बार की मौत है। केतन छत पर अच्छे से पन्नी बिछाकर उसे बांध देता है। 1-2 दिन तो छत से पानी नहीं टपकता, जिसके चलते लता काफी खुश होती है। हे भगवान, कितनी तेज तेज बादल गरज रहे हैं, लगता है आज तूफानी बारिश आने वाली है। थोड़ी देर पहले ही कपड़े धोकर आंगन में सुखाए थे, जल्दी से ले आती हूँ। लता जैसे ही बाहर आंगन से कपड़े लेकर आती है तो देखती है कि बारिश शुरू हो गई और दोबारा छत से उसके दाल चावल में पानी टपकने लग गया है। छत पर बिछाई पन्नी तेज बारिश और आंधी तूफान को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रही थी, जिसके चलते पूरा परिवार मजबूर होकर गीले दाल चावल ही खाता है। माँ, सारे बिस्तर गीले हो गए, अब कहाँ सोएंगे हम। हमें सुबह मजदूरी के लिए भी निकलना है। खाना तो खाना, अब चैन की नींद भी नसीब नहीं हो रही है इस बारिश में तो। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। बारिश का पानी तो धीरे धीरे करके घर में जमा हो रहा है, क्या करें हम। पूरा परिवार सारी रात जाग कर घर से पानी निकालने में ही लगा रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजू केतन हर रोज की तरह मजदूरी के लिए घर से निकल रहे होते हैं कि तभी रास्ते में वो देख, केतन, गर्मा गर्म कचौरी और समोसे बिक रहे हैं। कितना वक्त हो गया है ना ये सब खाए हुए। रोज रोज गीले दाल चावल खाकर मैं तो इनका स्वाद भी भूल सा गया हूँ। लेकिन जेब में 10 रुपए भी नहीं है, वरना कम से कम एक समोसा दोनों खाते। तुम लोग खेलो, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। बीच खेल में कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
बारिश का मौसम है ना, तो हर बारिश के मौसम में माँ हमारे लिए कुछ चटपटा बनाती है। कल उन्होंने चीले बनाए थे, आज वो हमारे लिए ब्रेड पकौड़ा बना रही। हम खा कर आते हैं, तुम लोग खेलो। अपनी उम्र के सभी बच्चों के इस बारिश के मौसम में कभी पकौड़े, कभी कचौरी तो कभी समोसे, चीले खाता देख माही और विनय भी अपनी माँ से ये सब खाने की जिद करने लगते हैं। हम रोज रोज गीले दाल चावल नहीं खाएंगे, अब हमें भी इस बारिश के मौसम में कुछ अच्छा खाना। आप हमारे लिए कचौरी बनाओ। बच्चों, समझने की कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। ये गीले दाल चावल भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहे हैं हमें। और वैसे भी जब से ही बारिश शुरू हुई है तब से मजदूरी का काम में मंदा पड़ गया है सबका। आप लोग नाटक करते हो, खुद अच्छा खाते होंगे और हमें नहीं खिलाते। अरे जब कुछ अच्छा खिलाना ही नहीं था तो पैदा ही क्यों किया? विनय की बात सुन लता उसे थप्पड़ मार देती है। लता विनय से गुस्सा तो थी, लेकिन वो जानती थी कि यह भूख के कहे हुए शब्द हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। आज भी इस बारिश के मौसम में पूरा परिवार मन मारते हुए गीले दाल चावल खा रहा होता है कि तभी उन्हें काफी अच्छे खाने की खुशबू आने लगती है। ये खाने की खुशबू तो कहीं आसपास से ही आ रही है। कितनी बढ़िया खुशबू है ना। अरे वो पड़ोस वाली सुनीता है ना, उसके घर पर दावत है, वहीं से आ रही है खुशबू। पता नहीं हमारे नसीब में कब खुशबू भरा स्वादिष्ट खाना लिखा है। मनोरमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी सुनीता उनके घर आती है। लता, आज मेरे घर पर दावत है और पूरी बनाने के लिए कुछ लोग कम पड़ रहे हैं, क्या तुम पूरी बनाने में मदद कर दोगी? लता सुनीता के घर आती है और दावत में आए लोगों के लिए पूरी बनाने लगती है कि तभी लता चुपके से 4-5 पूरी चुराकर अपने परिवार के लिए रख लेती है, जिससे सुनीता देख लेती है। मैंने तो सोचा था दावत के बाद जो खाना बचेगा तेरे परिवार के लिए भिजवा दूंगी, लेकिन तू तो मेरे ही घर में चोरी करने लगी। चल भाग यहाँ से, चोर कहीं की। सुनीता लता की काफी बेइज्जती करती है। घर के हालातों को देखते हुए लता अब सबके साथ मजदूरी का काम शुरू कर देती है। लता अपनी सास और नंद के साथ मजदूरी कर रही होती है कि तभी उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालकिन वहां आते हैं। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट? कितना हमने इस पर इन्वेस्ट किया है, उससे डबल रिटर्न हमें इसका मिलेगा। मुझे तो ये साइट काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ से आसपास का व्यू काफी अच्छा है। चलो ना हम ऊपर चलकर अपार्टमेंट देखते हैं। राधा विजय के साथ अपार्टमेंट देखने के लिए ऊपर जा रही होती है कि तभी एक दीवार लगकर राधा की ड्रेस साइड से फट जाती है। ओह गॉड, मेरी ड्रेस तो फट गई है। मैं क्या करूं? मुझे तो अभी अर्जेंट एक पार्टी में जाना है। मालकिन, आप फिक्र मत करिए, मेरा घर यहीं पास में है। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं, मैं आपकी ड्रेस को ठीक कर दूंगी। लता राधा को अपने घर ले जाती है और उसे पहनने के लिए अपना एक सूट देती है। वहीं दूसरी तरफ लता सुई धागे की मदद से उस ड्रेस को अच्छे से सिलकर पहले जैसा कर देती है, जिसे देख राधा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ड्रेस पहले कभी फटी भी थी। तुमने तो सिलाई मशीन से भी अच्छी सिलाई की है। मैडम, वो मैंने इससे पहले सिलाई का कोर्स किया था ना, इसीलिए। मेरा एक बुटीक है, मुझे वहाँ पर कुछ दर्जियों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो वहाँ आकर काम कर सकती हो। हर एक पीस का तुम्हें काफी अच्छा अमाउंट मिलेगा। हाँ मैडम, क्यों नहीं, जरूर, मैं जरूर काम करना चाहूंगी। अब लता राधा के बुटीक में आती है और दिन रात काफी मेहनत करती है। कुछ दिनों में लता काफी अच्छे पैसे कमा लेती है और आज उन पैसों से लता सबसे पहले अपने घर की छत ठीक करवा कर चूल्हे पर ही घर में सबकी पसंद का खाना बनाती है। इतने समय के बाद अपना मनपसंद खाना खाते हुए सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। मुझे लगा था कि जिंदगी में कभी ये सब खाना नहीं खा पाऊंगा। रोज रोज बारिश के मौसम में गीले चावल खाकर मुंह का स्वाद ही खत्म सा हो गया था। ये सब तो सिर्फ भाभी की वजह से मुमकिन हो पाया है, वरना कहाँ हमें ये सब खाना नसीब होता। आप लोग फिक्र मत करिए, अब किसी को भी इस बारिश के मौसम में रोज रोज गीले दाल चावल खाने को नहीं मिलेंगे। अब हम सब भी रोज रोज अच्छा खाना खाएंगे। लता के अच्छे काम को देखते हुए राधा उसकी इनकम भी बढ़ा देती है। तो वहीं लता अपनी दोनों नंद को भी अपने साथ बुटीक में कपड़ों की पैकिंग के काम के लिए रख लेती है और जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे सबके हालात भी ठीक होने लगते हैं। सुबह के 6 बज रहे थे, जहां नदी किनारे आशा का पूरा परिवार खाट बिछाकर सो रहा था, पर छोटी बहू विधि गर्मी से परेशान खुजली करती हुई खाट पर बैठी बैठी नींद की झपकियां ले रही होती है। तभी पास के एक घर में एक नया परिवार अपना सामान लेकर आता है, जिसमें से उनकी बहू निशा सभी को बाहर नदी किनारे सोता देखकर कहती है, ये लोग अभी भी घर के बाहर नदी के पास होते हैं और बहुओं को भी सुलाते हैं। कैसे लोग हैं। ये नहीं कि इतनी गर्मी में एक एसी या कूलर लगा लूं, पर नहीं, पैसे बचाने के चक्कर में बाहर सो रहे होंगे और क्या। अरे बहू, तू उन्हें छोड़, बाहर बहुत गर्मी और अंदर चल। बिल्कुल सही बोला माँ आपने।
इतना बोल शांति अपने परिवार के साथ घर में जाती है, जहां पूरा परिवार मिलकर घर की सफाई करता है और कुछ देर में एसी चलाकर हॉल में ही बैठ जाता है। माँ कितनी गर्मी है ना, एसी चलाने के बाद आराम मिला। जहां मॉडर्न परिवार एसी में राहत पा रहा था, वहीं नदी के पास सही से न सोने की वजह से बार बार विधि को नींद आ रही थी। बहू सारी रात मच्छर मार रही थी क्या, जो पोछा लगाते बार बार झपकियां ले रही है। माँ जी रात में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए बेचारी विधि सही से सो नहीं पाई, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने समझा दिया है। अच्छा किया जो समझा दिया, क्योंकि ये इसका मायका नहीं ससुराल है। चलो दिवाकर, काम के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर अमित और दिवाकर काम के लिए चले जाते हैं। तो वहीं कुछ देर में आशा अपनी नई पड़ोसन के घर अपनी दोनों बहुओं को लेकर जाती है। गृह प्रवेश की पूजा में जहां एसी की ठंडी हवा खाकर दोनों बहुओं को बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब विधि और निकिता तकिया चादर लेकर बाहर जा रही होती है तो विधि कहती है, दीदी आप यहाँ हर साल बिना एसी कूलर के कैसे सोती है? मेरे तो मायके में कूलर लगा था, इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता था, और यहाँ तो ये सब नदी किनारे खुले में सोते हैं, जहाँ नदी की बदबू और गर्मी बहुत है। मुझसे नहीं सोया जाता ऐसे बाहर। ससुराल में थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर माँ जी से बात करती हूँ, अगर उन्होंने कहा तो हम छत पर चलेंगे सोने। रात को निकिता बाहर आती है, जहां अमित और दिवाकर अपनी मां के साथ नदी किनारे खाट पर सो रहे होते हैं। निकिता अपनी सास को उठाकर बात करती है, जिसके बाद आशा अपनी दोनों बहुओं के साथ छत पर सोने चली जाती है। यहाँ सो जाओ, यहाँ गर्मी नहीं लगेगी। देख कितनी अच्छी हवा चल रही है। जब प्राकृतिक इतनी अच्छी हवा चल रही है तो एसी कूलर की क्या ही जरूरत। सदियों से लोग खुले हवा में ही सोते आ रहे हैं, ये एसी तो आजकल के लोगों के चोचले हो गए हैं। अपनी सास के सामने विधि और निकिता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप गद्दा बिछाकर सोने की कोशिश करती हैं, पर छत पर भी उन्हें मच्छर काटते हैं, जिस वजह से विधि को नींद नहीं आती। और पहली बार विधि के साथ निकिता को भी सुबह उठने में देरी हो जाती है और उनके उठने से पहले छत पर दिवाकर और अमित आते हैं और उनको अब तक सोता देख चिल्लाने लगते। भाभी विधि, आप दोनों की सुबह नहीं हुई क्या? सूरज सिर पर चढ़ा आया है और इनको तो कोई होश ही नहीं है। माफ करना, आज आंख ही नहीं खुली। चलो विधि। अब सब नीचे आते हैं, तभी विधि कहती है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, छत पर सोने गए थे, मच्छरों ने सोने नहीं दिया, अभी अभी आंख लगी थी इसलिए उठ नहीं पाए। मैं तो कहती हूँ घर में एसी ना सही एक कूलर ही ले आते हैं। देखिए ना, हमारी जो नई पड़ोसन आई है उसके घर में एसी लगा है। 2 दिन पहले गृह प्रवेश की पूजा थी तो देखा मैंने। बहू दूसरों की देखा देखी बंद करो, वो तो मॉडर्न लोग हैं, पर हम जमीन से जुड़े लोग हैं, समझी? विधि के इतना कहने पर ही आशा गुस्सा हो जाती है। साथ ही दिवाकर और अमित भी मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन दोनों बहुएं देखती हैं कि उनकी पड़ोसन के घर में एक और एसी लग रहा है। हाँ भैया, इस एसी का पाइप भी यहीं रख दो, घर के बाहर नदी में ही जाएगा एसी का पानी। अरे तुम दोनों इतनी धूप में खड़ी क्या देख रही हो? अंदर आ जाओ, इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। दीदी माँ जी मार्केट गई हैं, कोई नहीं, घर में कुछ देर के लिए चलते हैं ना, एसी की हवा भी खाने को मिलेगी। विधि के जिद करने पर निकिता उसके साथ निशा के घर जाती है, जहां वो लोग ठंडी ठंडी एसी की हवा में बैठते हैं और काजल उन सभी के लिए चाय और नमकीन लेकर आती है। मैंने देखा तुम रात भर सो नहीं पाती। जब मैं यहाँ पहले दिन आई थी तो बेचारी विधि नींद की झपकियां ले रही थी। कैसे ससुराल वाले हैं तुम्हारे, तुम कुछ बोलती नहीं हो क्या? क्या ही बताएं, कुछ बोलो तो सब नाराज हो जाते हैं। देखा ही होगा तुमने आज सुबह कैसे हम पर भड़क रहे थे सब। ये तो बहुत गलत है। अच्छा हम चलते हैं, हमारी सास आती होंगी, अगर उन्होंने हमें घर में नहीं देखा तो फिर गुस्सा करेंगी। वैसे भी उन्होंने हमें तुमसे दूर रहने को कहा है। अब आशा के आने से पहले निकिता और विधि अपने घर आ जाती है, पर उन्हें इतने पसीने आते हैं कि उनसे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। और अब इस तरह जब भी घर में कोई नहीं रहता तो वो दोनों निशा के घर एसी में जाकर बैठ जाती। ऐसे ही एक दिन नदी किनारे विधि उल्टी कर रही थी। दीदी क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दीदी अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। बाहर इतनी गर्मी हो रही है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम घर के बाहर बैठी हो। मेरे घर में आ जाओ, कितनी बार बोला है ना कि जब घर में कोई ना रहे तो मेरे घर आ जाया करो। तुम्हारे घर वाले तो एसी कूलर लगवाने से रहे, बिल जो भरना पड़ेगा। हाँ मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही, तुम मेरे घर आकर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ी देर कमरे में जाकर सो जाना। शांति के कहने पर विधि और निकिता निशा के कमरे में जाते हैं और एसी की हवा खाते हैं, जहां उन्हें बहुत आराम मिलता है। और थोड़ी देर में निकिता सो भी जाती है। समय ऐसे ही बीतता है और एक रात जब अमित और दिवाकर अपनी माँ के साथ घर के बाहर खाट लगाकर सोने लगते हैं तो अचानक से बारिश हो जाती है और वो लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर में आते हैं। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, नदी का पानी बढ़ गया तो पानी घर में भी आने लगेगा।
एकदम से ठंडा मौसम हो गया आज तो। हम सब घर में ही सोएंगे अब। कहाँ से ठंडा मौसम हो गया? विधि की तबीयत खराब है, ऊपर से बारिश और गर्मी। बहू, तुम्हारी जुबान तो उस मॉडर्न बहू की जुबान की तरह चल रही है। मेरे पीठ पीछे कहीं उससे दोस्ती तो नहीं कर ली? मना किया ना उसके साथ रहने से। आशा की बात सुनकर निकिता आगे कुछ नहीं बोलती और पूरा परिवार दरवाजा खोल हॉल में सोता है, जहां गर्मी की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। वहीं अमीर परिवार 2 एसी में चैन की नींद सो रहा था, जिन्हें ना बारिश का पता और ना गर्मी का एहसास होता है। वहीं आशा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, एक तो बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और अंदर इतनी गर्मी लग रही है। बहू, तुम दोनों, हम तीनों माँ बेटे को हाथ पंखे से हवा करो ताकि हम सो सके। वैसे भी इस पंखे का चलना ना चलना तो बराबर है। आशा के कहने पर विधि और निकिता सारी रात उठकर दिवाकर, अमित और आशा को हाथ का पंखा करती है, जिस वजह से वो खुद नहीं सो पाती। और सुबह बारिश होने की वजह से नदी का पानी बढ़ जाता है। अब जब भी पानी में लहर उठती, गंदे पानी का छींटें घर में आती, जिससे दोनों बहुएं परेशान हो जाती हैं और अब घर के बाहर पोछा लगाते हुए कहती है, एक तो मैं सारी रात सो नहीं पाई, ऊपर से इतनी गर्मी और बार बार गंदे पानी की छींटें घर में आ रही है। नदी का पानी कितना गंदा हो चुका है, कितनी बदबू आ रही है। देखो दीदी, नदी के किनारे कितना कूड़ा जमा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं विधि? जल्दी से काम खत्म करके निशा के घर चलते हैं। क्योंकि दोनों बहुएं सारी रात सो नहीं पाई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए निशा के घर जाती हैं। पर उनकी गैर मौजूदगी में आशा घर आती है और अपनी बहुओं को न देख निशा के घर जाती है और एसी में बैठी अपनी दोनों बहुओं पर भड़कने लगती है। अच्छा, तो तुम दोनों की दोस्ती इस मॉडर्न से हो ही गई है। तभी मैं कहूँ, मेरी जो बहुएं मेरे सामने मुंह नहीं खोलती थी, आज उनकी इतनी जुबान कैसे चल रही है? आंटी जी, सोच समझ कर बोलिए, ये आपका नहीं हमारा घर है। और आपकी बहुएं अगर आपसे कुछ कहती हैं तो क्या गलत कहती हैं? इतनी गर्मी हो रही है और आप हैं जो इतने पुराने ख्यालात लेकर बैठी हुई हैं। तुम अपनी बातें अपने पास रखो और बहुओं, तुम तो घर चलो। आशा दोनों बहुओं को अपने साथ घर लाती है और घर आकर काफी भला बुरा कहती है। कुछ देर बाद रात को फिर से दिवाकर, अमित घर के बाहर सबके साथ नदी के पास खाट लगाकर सोने लगते हैं, पर बदबू की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। बारिश के बाद नदी का पानी कितना गंदा हो गया है। नदी के पास इतना कूड़ा जमा हो गया है कि सांस लेना भी मुश्किल है। हम तो छत पर जा रहे हैं सोने, आप सब नीचे सो जाओ। इतना बोलकर दोनों भाई छत पर सोने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें मच्छर सोने नहीं देते और नींद पूरी न होने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। माँ, बहुत बेचैनी हो रही है, सिर भी दर्द से फटा जा रहा है, कुछ करो माँ। गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। हमारे घर में ना तो कूलर है और ना ही एसी। मैं निशा से बात करके आती हूँ, कुछ देर आप दोनों उसके घर में आराम कर लो तो अच्छा लगेगा। निकिता और विधि अपनी सास की एक नहीं सुनती और अपने पतियों को जबरदस्ती निशा के घर ले जाती हैं, जहां एसी में पूरे दिन सोने के बाद वो लोग अपने घर आते हैं और घर आते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग विनोद के घर जाते हैं। भाई साहब, अपनी माँ की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, पुरानी सोच तो हमारी भी थी जो हमने अपनी बीवियों की नहीं सुनी। आपके घर आज एसी में आराम करने से पता चला कि समय कितना बदल गया है। चलो, आपको एहसास तो हुआ कि पहले के और अब के जमाने में बहुत फर्क है। पहले नेचुरल हवा थी, पर अब पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों का एसी लगाना जरूरी है। पर उसे भी हिसाब से चलाया जाए तो पर्यावरण भी ठीक रहेगा और हम भी। बेटा, इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आते हैं। हमने कभी एसी लगवाया नहीं तो तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम हमारे घर में एसी लगवा देते तो अच्छा रहता। जो आशा विनोद और उसके परिवार से नफरत करती थी, आज वो उसी से मदद मांगती हैं और ये देख दोनों बहुओं को काफी अच्छा लगता है। बहुत जल्द विनोद अपनी तरह उनके घर में एसी लगवाने से उनकी मदद करता है और इस तरह दोनों परिवार के बीच दोस्ती हो जाती है। और आशा भी अपने बेटों के साथ घर के बाहर नदी के पास न सोकर पूरा परिवार एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोता है।